हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर। और आज हम केमिकल काइनेटिक्स की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 9 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड अरेनियस इक्वेशन के बारे में। वैसे आप लोगों ने अरेनियस इक्वेशन का काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये दोनों टॉपिक एक ही हैं। और इनके काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं एग्जाम्स में। और हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो वहाँ पे हम लोगों ने अरेनियस इक्वेशन को थोड़ा बहुत देखा था। वहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, इन टॉपिक्स को डिस्कस किया था। तो वहाँ से अगर आप लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको अभी क्लियर नहीं हो तो आप प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखें। वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है और ब्रीफली डिस्कस किया है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। ओके, वहाँ से क्योंकि जो अरेनियस इक्वेशन है वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का यूज़ होने वाला है। सो प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखिए और उसके बाद आप इस लेक्चर को फॉलो कीजिए। सो आज के लेक्चर में हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे एंड अरेनियस थ्योरी के कॉन्सेप्ट को। तो स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो जैसा कि हमको पता है कि रेट जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो टेम्परेचर, कैटलिस्ट एंड प्रेशर पे के इफेक्ट से चेंज हो जाता है। सो टेम्परेचर का इफेक्ट जो है एक मेजर इफेक्ट माना जाता है केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन में। क्योंकि टेम्परेचर जो है अगर हम थोड़ा बहुत ही चेंज कर देते हैं उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। ओके, तो ये जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसी फैक्टर को अरेनियस ने थ्योरेटिकली से मैथमेटिकली में कन्वर्ट कर दिया। ओके, क्योंकि थ्योरेटिकली हम लोगों को पता था कि जो टेम्परेचर होता है अगर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। ओके, या रेट प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है वो बढ़ जाता है। ठीक, इसी फॉर्म को, इसी थ्योरेटिकल फॉर्म को अरेनियस ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया और उसी को कहते हैं अरेनियस इक्वेशन। तो अरेनियस इक्वेशन को पढ़ेंगे। पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं जो टेम्परेचर इफेक्ट है ऑन रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो स्टार्ट करते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो ये तो आप सबको पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। दिस इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट विच इज अ रेशियो ऑफ द टू रेट कांस्टेंट डिफरिंग बाय अ टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्रीज। Generally, the temperature selected are 298 and 308 Kelvin. It is mathematically expressed as, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ओके, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, ओके, उसकी रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है उसको हम दो टेम्परेचर पे कैलकुलेट करते हैं। और वो कौन से टेम्परेचर होते हैं? वो हमारे 298 केल्विन पे एंड 308 केल्विन पे। ठीक है, जनरली हम इसी पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से 10 डिग्री सेंटीग्रेड 10 केल्विन का जो है हम लोग क्या रखते हैं, डिफरेंस रखते हैं। तो इन दो डिफरेंस टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट आता है, जो उनका रेशियो होता है, उसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट किन दो टेम्परेचर्स के बीच में जनरली कैलकुलेट किया जाता है। तो वो टेम्परेचर है 298 एंड 308। ओके, इनके बीच में 10 केल्विन का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे इसके रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, के टी प्लस 10 बाई के टी। ओके, यहाँ पे के टी प्लस 10 जो है वो सफिक्स में है। ठीक है, यहाँ पे सही से लिखा नहीं है। ये के टी प्लस 10 जो है वो सफिक्स में है। ओके, के टी प्लस 10 बाई के टी। ओके, सो इस चीज़ को जो है आप लोग इसको करेक्ट कर लेना कि ये जो टी प्लस 10 है वो के सफिक्स में। तो के टी प्लस 10 बाई के टी। The value of temperature coefficient for most of the reaction lies between 2 to 3. ओके, तो जो रेट कांस्टेंट में चेंज होता है वो 2 से 3 गुना हो जाता है अगर हम उसके टेम्परेचर को 10 डिग्री चेंज करते हैं। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन था जिसके बाद में अरेनियस ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन को डिराइव किया कि जब हम क्या करते हैं, जब हम टेम्परेचर को ओनली 10 डिग्री क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो दो से 3 गुना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है टेम्परेचर इफेक्ट। Arrhenius equation क्या थी? Arrhenius derived a mathematical expression to give a quantitative relationship between the rate constant and temperature. ओके, Arrhenius ने रेट कांस्टेंट के एंड टेम्परेचर के बीच में
टी, जो कि हमारा स्टैंडर्ड केल्विन टेम्परेचर होता है, केल्विन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन दिया, वो रिलेशन क्या था, k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहाँ पे ए होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई ए होता है एक्टिवेशन एनर्जी, आर होता है गैस कांस्टेंट एंड टी होता है टेम्परेचर। ओके, तो अरेनियस की ये जो इक्वेशन थी, ये क्या बताती थी, ये बताती थी रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एंड केल्विन। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अरेनियस की इक्वेशन किन दो चीज़ों के रिलेशन को एक्सप्रेस करती है। ठीक है, तो कौन कौन सी दो जो क्वांटिटीज थी, एक रेट कांस्टेंट था, एक टेम्परेचर था। ओके, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के बीच के रिलेशन को बताती है अरेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पे जो ए है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जहाँ पे थ्योरीज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, वहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी फैक्टर हैं, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो होता है वो उसको डिस्कस करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने सीख लिया है, और गैस कांस्टेंट आर जो है एक कांस्टेंट होता है, एंड टेम्परेचर जो है वो केल्विन टेम्परेचर है। इफ K1 एंड K2, इसी एक्सप्रेशन को, ये जो अरेनियस की मेन इक्वेशन है, ओके, K इज टू ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, इसी इक्वेशन को हम अगर K1 एंड K2 दो रेट कांस्टेंट T1 एंड T2 टेम्परेचर पे ऑब्जर्व किए गए हों, तो उनके लिए हम जो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं वो क्या लिखेंगे, log K2 अपॉन K1 इज टू ई अपॉन 2.303 और, ठीक है, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ओके, ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं अगर हमारे पास क्या हो, दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट हो दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। ठीक है, ये जो इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, ये वाली इक्वेशन जो है इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। ठीक है, और ये पहली वाली इक्वेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इससे ग्राफ प्लॉट होते हैं। ठीक है, ग्राफ प्लॉट में इससे हेल्प मिलती है। फर्स्ट इक्वेशन का यूज जो है मेनली ग्राफ प्लॉट में होता है, और सेकंड इक्वेशन का यूज जो है वो हम लोग न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अगर हम इसमें ग्राफ प्लॉट की बात करें, फर्स्ट इक्वेशन में कौन से टाइप के ग्राफ बन सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, ई टू द पावर माइनस। ठीक है, हमको पता है किसी चीज़ की पावर अगर माइनस होती तो उसकी वैल्यू क्या होती, पावर अगर बढ़ रही तो वैल्यू उसकी कम होती चली जाती। ओके, अगर उसकी पावर बढ़ रही तो वैल्यू उसकी कम होती चली जाती, अगर पावर उसकी घट रही है तो वैल्यू उसकी बढ़ती चली जाती। ओके, अगर पावर निगेटिव है तो अगर उस पावर की वैल्यू बढ़ेगी जितनी ज़्यादा, उतनी ज़्यादा ओवरऑल वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें टेम्परेचर का इफेक्ट, तो अगर टेम्परेचर को हम खूब ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो ये ई ए अपॉन आर टी एक्सप्रेस है, ये क्या हो जाएगा, ये डिग्री कम हो जाएगा। और अगर निगेटिव में पावर कम आ रही है तो ये अच्छी बात है, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल इंक्रीजमेंट होगा। इससे क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ हमारा कई बार प्लॉट होता है के और टी के बीच में, और के ई ए अपॉन आर टी के बीच में। ठीक है, तो ये कई सारे ग्राफ्स यहाँ से इसके रिलेशन से प्लॉट होते हैं। ओके, सो अगर आपको ग्राफ्स प्लॉट करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप प्रीवियस लेक्चर में, मैंने बेसिक मैथ्स का एक लेक्चर बना रखा है, वहाँ पे आप लोग जो है देख लीजिए, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो अरेनियस थ्योरी पे बेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 36, जो कि इस केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर का 36 नंबर क्वेश्चन है। द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज बाय 6%, when the temperature of the reaction increased from 300 to 301 Kelvin, where the equilibrium constant increased by 2%. Calculate the activation energy for the forward as well as backward reaction. ठीक है, तो यहाँ पे हमको दो टेम्परेचर दिए गए हैं, और वहाँ पे दिया गया है कि जो रेट कांस्टेंट है वो 6% बढ़ जाता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, 2% बढ़ जाता है। ओके, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में एक जगह पे बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द अरेनियस इक्वेशन, जो कि प्रीवियस इक्वेशन मैंने अभी पढ़ी है, वहाँ पे log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू E अपॉन 2.303 अपॉन R T2 माइनस T1 अपॉन T2। तो K1 की वैल्यू क्या है, इफ K1 इज इक्वल्स टू K एट 300 केल्विन, अगर हम K1, क्योंकि यहाँ पे 6% इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो स्टार्टिंग में जो रेट कांस्टेंट रहा होगा वो K ले लेते हैं। ओके, उसको क्या ले लेते हैं, K ले लेते हैं, और जो 301 पे आया वो कितना हो जाएगा, वो भाई K में कितना इंक्रीज कर जाएगा, 6%, तो K का 6% कैसे निकालेंगे, K इंटू 6/100, मतलब कि 1.06 ओवरऑल आएगा। ठीक है,
यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ओके। यहाँ पे k इंटू 6/100, यहाँ पे 6% जो k का होगा क्या हो जाएगा, k इंटू 6/100। तो एट 300 केल्विन पे उसका रेट कांस्टेंट इंक्रीज हुआ होगा। तो पहले तो ये ऑलरेडी था ही k, ठीक है, 300 केल्विन पे तो k था ही, ठीक है, लेकिन 6% और इंक्रीज हो गया। तो इसका हम 6% कैलकुलेट करेंगे, 6% आएगा 0.6, 1 में 0.6 ऐड करेंगे, 1.06 केल्विन जो है वो हो जाएगा एट 301 केल्विन पे उसका रेट कांस्टेंट, ओके। हमको यहाँ पे क्या मिल गया, दोनों टेम्परेचर्स पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और हमको यहाँ पे मिल जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू। यहाँ पे कई सारे मल्टीप्लाई के साइन हैं, ये मिसप्रिंट हैं, तो आप लोग जो है इनको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ओके। यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन है। यहाँ पे इजी मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथ्स है, उसका यूज जो आप लोग इजीली कर सकते हैं। सो ये सारे स्टेप आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ से ई ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे लॉग की वैल्यू यहाँ पे के से कैंसिल आउट हो जाएगा, लॉग 1.06 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद में इस पूरे पोर्शन को उधर ट्रांसफर कर देना, यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकल आएगी। 37 नंबर जो क्वेश्चन है, ए वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 500 केल्विन is 1.60 into 10 to the power minus 5 second inverse, whereas at 600 Kelvin it is the 6.36 into 10 to the power minus 3 second inverse. Find out the activation energy of the reaction. हमको दो टेम्परेचर दिए गए हैं और दोनों के टेम्परेचर पे उनके रेट कांस्टेंट दिए हैं। एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो अपना लीनियस कॉन्सेप्ट का जो फार्मूला है वो लगाना है। यहाँ पे K1/K2 की वैल्यू रख देनी है, यहाँ पे जो K1 एंड K2 दिया है, टेम्परेचर जो दिए हैं उनकी वैल्यूज रख देनी है और इसको ट्रांसफर कर देना है। ई की वैल्यू यहाँ से इजीली कैलकुलेट हो जाएगी, ओके। ये बेसिक मैथ्स है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं। यहाँ पे T1 की वैल्यू रख देना है 500 केल्विन, T2 की वैल्यू रख देना है 600 केल्विन, K1 की वैल्यू हमको रख देना है यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 एंड K2 की वैल्यू रख देना है 6.36 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ओके। यहाँ से हम वैल्यूज रख के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे हमारा हीट जो होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है, हीट इवॉल्व होता है, ओके। जब कोई भी रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे हीट क्या होता है, निकलती है बाहर, ओके। तो ये होती है एक्सोथर्मिक टाइप रिएक्शन और इनका जो एनर्जी चेंज होता है वो निगेटिव होता है। सो एक्स टू वाई अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट जा रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी उसकी 13 किलो जूल दी है मोल इनवर्स। इफ डेल्टा ई एनर्जी चेंज है ड्यूरिंग द रिएक्शन -20 जूल, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इज। तो हमको पता है कि जो डेल्टा ई होता है, ठीक है, वो ई ए माइनस ई बी, ठीक है, ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन की एनर्जीज को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिवर्स रिएक्शन निकालना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड में कौन सी एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, ओके। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कौन सी एनर्जी यूज करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को हम यहाँ पे रख देंगे फॉरवर्ड में, ओके। एनर्जी चेंज जो हो रहा है यहाँ पे दिया गया है -20 किलो जूल, तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या रख देंगे, -20 किलो जूल। और यहाँ से हम बैकवर्ड रिएक्शन की या रिवर्स रिएक्शन की जो है एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। तो ये फार्मूला है हमारा, एनर्जी चेंज इक्वल टू क्या होता है, ई बैक फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। एंड फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, ओके। और यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ट्रांसफर करके हम यहाँ से ई रिवर्स या ई बैकवर्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 39, एन इंडोथर्मिक रिएक्शन ए टू द बी हैज एन एक्टिवेशन एनर्जी has x kilojoule mole inverse of A. If energy change of the reaction is y kilojoule, the activation energy of the reverse reaction is, okay. यहाँ पे कहा गया है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ओके। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता था, हीट बाहर निकलती थी। इंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगी, ओके। हीट क्या करेगी, बाहर से एब्जॉर्ब करेगी, एटमॉस्फेयर से क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। कोई भी रिएक्शन जब होती है तो अगर वहाँ पे ठंडक हो रही होते से तो समझ लें वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। उसने बाहर की जो हीट है उसको क्या कर लिया,
अपने अंदर खींच लिया है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन जो ए टू बी जा रही है हैज एन एक्टिवेशन एनर्जी उसकी दी है एक्स किलो जूल मोल इनवर्स। एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन इज वाई किलो जूल, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इज। तो वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट लगाना है 38 एग्जाम्पल वाला कि डेल्टा इज इक्वल टू ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है, एनर्जी चेंज दिया है वाई, तो डेल्टा ई की जगह पे क्या रखेंगे, वाई रखेंगे। फॉरवर्ड की जगह पे हमने बताया था एक्टिवेशन एनर्जी रखते हैं, यहाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। यहाँ पे हम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू रखेंगे, हमको बताया है कि कहाँ पे रखते हैं, फॉरवर्ड में हमेशा रखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू। तो यहाँ पे एक्स रख देंगे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू, और यहाँ से हम ई ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्या आएगी एक्स माइनस वाई। ओके, बी एग्जाम्पल होगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो हमको पता है रीनियस की इक्वेशन k इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी होती है। यहाँ पे दोनों साइड का क्या लेंगे, लॉग ले लेंगे, लॉग लेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी एल एन ए लॉग ई जो होता है, या एल एन ई जो होता है, एल एन ई जो होता है, एल एन से ई कैंसिल आउट हो जाता है तो बचेगा माइनस ई अपॉन आर टी। यहाँ से आएगा एल एन इज माइनस एल एन के, इस वाले टर्म को उधर भेज देंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बचेगा क्या, ई अपॉन आर टी। और ये एग्जाम्पल जो है, ये जो ऑप्शन है वो सी नंबर इसका सही होगा। ओके, तो ये कहाँ से आया है, बेसिक जो हमारी इक्वेशन है उसको उसको लॉग लिया गया दोनों साइड में, उसके बाद में यहाँ पे एल एन ई बेस से कैंसिल हो गया है, उसके बाद में यहाँ पे ट्रांसफर करके हम आंसर सी को सही कहेंगे। ओके, उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रेशन एक्सप्रेशन गिव द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट। कौन सा ऐसा है जो रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर का इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये वही कॉन्सेप्ट हुआ जो कि मैंने सबसे अभी स्टार्टिंग में एकदम बताया था कि जो हमारा एरिनियस कॉन्सेप्ट है वही बताता है रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के बीच का रिलेशन। तो इसमें से चेक करना है कौन सा जो है हमारा एरिनियस का कॉन्सेप्ट है। ओके, क्योंकि एरिनियस का ही ओनली कॉन्सेप्ट है जो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के बीच में इफेक्ट को दिखाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहीं से बन गया है। ओके, टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट में कौन सा दिखा रहा है, तो हम चेक करेंगे कौन सी एरिनियस इक्वेशन है। तो हमारे पास जो बेसिक एरिनियस इक्वेशन होती है वो k इक्वल्स टू ए टू ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी होती है। दोनों साइड क्या लेंगे, लॉग ले लेंगे, लॉग लेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। एक ही स्टेप तक करेंगे और हमको मिल जाएगा कि बी ऑप्शन सेम आ रहा है इसे, तो ये हो जाएगा सही। ओके, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन का ही फॉर्मूला है। ओके, बी, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है द प्लॉट ऑफ log k वर्सेस 1 अपॉन टी हेल्प्स टू कैलकुलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में ग्राफ के बारे में। तो देखेंगे log k वर्सेस 1 अपॉन टी, इसका पहले प्लॉट करना सीखेंगे कैसे ग्राफ बनेगा, और ग्राफ जैसा बनेगा उसके बाद बताएंगे कि ग्राफ से हमको क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अरहिनियस इक्वेशन हमारी जो होती है log k इक्वल्स टू, जब दोनों साइड में हम क्या कर लेंगे, log ले लेंगे तो हमारे पास कुछ ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। और ये एक्सप्रेशन क्या बनता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप। ओके, तो यहाँ पे y जो हो जाएगा log k हो जाएगा। ओके, एंड x जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन टी के बीच में कैलकुलेट करना है। तो log k जो हो जाएगा y हो जाएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, y वर्सेस x एक्सिस में कैलकुलेट कर ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके, तो log k की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी y, और एम एक्स एक्स की वैल्यू 1 पॉइंट टी हो जाएगी। तो एम एक्स, क्योंकि एक्स के साथ हमेशा एम होता है। ओके, एम क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप या टेन कह सकते हो, टेंजेंट। तो ई ए अपॉन 2.303 क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। ओके, ये जो लाइन बनेगी इसका स्लोप हो जाएगा क्या, माइनस ई ए अपॉन 2.303। और जो लॉग ए है क्या हो जाता है, इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो इंटरसेप्ट यहाँ पे कटेगा सी, तो इस इक्वेशन को y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन से हम क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। m की वैल्यू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर मिलेगी, और इंटरसेप्ट लॉग ए मिलेगा। ओके, अगर आपको ये ग्राफ प्लॉट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो बेसिक मैथ्स का लेक्चर जरूर देखिए, ठीक है। वहाँ पे मैंने बहुत इजी मेथड से समझाया है कि ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप के ग्राफ को। ओके, तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि हर एक चैप्टर में लगभग आपको इलेक्ट्रो पढ़ोगे, थर्मो पढ़ोगे, सब में इसके क्वेश्चंस जो हैं ग्राफ वाले मिलेंगे, जहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप के फार्मूले से ग्राफ प्लॉट हो रहे होते हैं, ठीक है।
तो उसको ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ पे हमको इनसे 2 इन्फॉर्मेशन मिली, एक स्लोप के बारे में पता चला है, इन लॉग ए के बारे में। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं एक्टिवेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एज ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या कर सकते हैं, स्लोप अगर पता चल गया, ठीक है, तो यहाँ पे ई ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमको रेट कांस्टेंट आर की वैल्यू पता होती है, और स्लोप अगर हमको पता है, क्योंकि ग्राफ प्लॉट किया तो स्लोप हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ई ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इंटरसेप्ट पता चल गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग को ट्रांसफर करके ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर की वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन होता है ग्राफ का। ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोग इन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हुए, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इनसे बनेंगे। ठीक है, तो लेक्चर सीरीज जो आएगी, क्वेश्चन की लेक्चर सीरीज, उसमें 200 से 250 तक क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो उनमें हम लोग ये क्वेश्चंस या इनसे और अच्छे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं, ओके, जो आईआईटीज़ में पूछे गए हैं, नीट में क्वेश्चन आए हैं, या डिफरेंट अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आए हैं, उन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही, और आप जो है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।